बीते दिनों यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस साल के मध्य तक भारत चीन को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। हालांकि कई जानकारों का कहना था कि इस रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, हमें उन आंकड़ों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये सेकेंडरी डेटा के आधार पर निकाले गए हैं, तय किए गए हैं। अब आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं कि ये सेकेंडरी डेटा पर आधारित हैं, तो प्राइमरी डेटा कहाँ है, ऑथेंटिक डेटा कहाँ है? तो इसका जवाब होगा कि हमारे देश में अभी ऑथेंटिक डेटा मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साल 2011 के बाद से भारत सरकार द्वारा ऑथेंटिक डेटा एकत्र ही नहीं किया गया, यानी कि जनगणना सेंसस का आयोजन ही नहीं हुआ है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो आज की हमारी जो रूपरेखा है उसमें सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। तो खबर को जानने के बाद हम जनगणना के बेसिक पर बात करेंगे, इसके जो बुनियादी चीजें हैं जनगणना के बारे में, सेंसस के बारे में, उसको समझेंगे। इसके अलावा सरकार जनगणना का आयोजन क्यों नहीं कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और यदि जनगणना का आयोजन नहीं किया जाता है, सेंसस नहीं किया जाता है, तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, उस प्रभाव पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होने वाला है और ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज और जनगणना जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जनगणना क्या होती है, सेंसस क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेंसस को, जनगणना को हम एक प्रक्रिया के तौर पर देख सकते हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य तौर पर किसी देश या फिर किसी देश के एक विशिष्ट हिस्से में, एक स्पेसिफिक हिस्से में जो तमाम लोग निवास करते हैं, जो तमाम व्यक्ति मौजूद हैं, उन व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा का संग्रहण किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से। इसके अलावा इसी प्रक्रिया में उस डेटा का संकलन किया जाता है, उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है और उस डेटा का प्रसारण किया जाता है, यानी उसका उपयोग किया जाता है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इन तमाम एक्टिविटीज का जो सेट हो गया, जो समूह हो गया, उसी समूह को हम समग्र तौर पर जनगणना का नाम दे सकते हैं, सेंसस का नाम दे सकते हैं। तो ये तो सेंसस की बात हुई। अब आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर सेंसस का आयोजन किया क्यों जाता है, इसका लक्ष्य क्या है? तो जनगणना को आयोजित करने का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि ये जाना जा सके कि किसी देश की जनसंख्या में हमें किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है या फिर जनसंख्या में कमी आ रही है। और इसी आधार पर फिर जो नीति निर्माता हैं वो तमाम संकेतक निर्धारित करते हैं, तमाम इंडिकेटर्स डिसाइड किए जाते हैं और उसी इंडिकेटर के आधार पर नीतियां बनती हैं और नीतियों के माध्यम से कोई देश विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। तो इसी लिहाज से हम जनगणना के महत्व को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके लक्ष्य की बात की। इसके अलावा जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है भारत में, उसकी बात करें तो भारत में जनगणना आयोजन के लिए जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। ये जो आयुक्त है मुख्य तौर पर भारत के गृह मंत्रालय, तो ये तो आयुक्त की बात हुई। इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल और भी बनता है कि आजादी से पहले क्या व्यवस्था हुआ करती थी। तो आजादी से पहले की व्यवस्था की बात करें तो 1951 जो कि आजादी के बाद की पहली जनगणना थी, इससे पहले मुख्य तौर पर जनगणना आयोजित करने के लिए एडहोक आधार पर एक इकाई बनाई जाती थी, एक बॉडी बनाई जाती थी और जब जनगणना का आयोजन हो जाता था तो उस बॉडी को भंग कर दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन 1951 के बाद जब भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद एक परमानेंट निकाय बनाया गया और भारत में वर्तमान समय में इसी परमानेंट निकाय को जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ये तो जिम्मेदारी की बात हुई। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि भारतीय संविधान में जनगणना को लेकर क्या कहा गया है, संविधान क्या बात करता है, क्या प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान में हमें कहीं भी अनिवार्य रूप से इसका प्रत्यक्ष जिक्र देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें जनगणना का कॉन्टेक्स्ट जरूर देखने को मिलता है, संदर्भ के तौर पर भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया है। और इसी वजह से कई जानकारों का कहना है कि भारतीय संविधान अनिवार्य रूप से जनगणना आयोजित करने का प्रावधान करता है। अब कहां कहां पर कॉन्टेक्स्ट के तौर पर किया गया है उसके एक उदाहरण की बात करें तो जैसे कि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करने के लिए
कोई निर्वाचन क्षेत्र तय करने के लिए जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी, जो परिसीमन की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के दौरान जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हमें भारतीय संविधान में सेंसस का एक कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है, एक जिक्र देखने को मिलता है। और इसी जिक्र के आधार पर कई लोगों का कहना है कि जनगणना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान में कहीं पर भी यह तय नहीं किया गया है कि जनगणना का आयोजन कितनी अवधि के दौरान किया जाएगा, कौन से पीरियड के दौरान किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय संसद द्वारा भारत में जनगणना को नियोजित करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 को भी पारित किया गया है, जो कि भारत में कानूनी ढांचा प्रदान करता है जनगणना को लेकर। लेकिन इस पूरे कानून में भी यह तय नहीं किया गया है कि जनगणना का आयोजन कितने टाइम पीरियड में किया जाएगा। तो कहीं पर भी ये तय नहीं है कि जनगणना का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब से जनगणना की शुरुआत हुई है, तभी से भारत में मुख्य तौर पर 1881 में जनगणना की शुरुआत हुई थी और इसके बाद लगातार भारत में ये कन्वेंशन चला आ रहा है, एक परंपरा चली आ रही है कि भारत में हर 10 साल बाद जनगणना का आयोजन किया जाता है। तो इसी परंपरा का पालन करते हुए हर 10 साल में सरकार इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करती है और इसके माध्यम से देश की जनसंख्या में जो तमाम बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को जानने का प्रयास किया जाता है। और दुनिया भर के जो तमाम देश हैं, उन देशों में भी इसी टाइम पीरियड को फॉलो किया जाता है। जैसे अमेरिका में भी 10 साल बाद जनगणना होती है, यूनाइटेड किंगडम में भी 10 साल बाद जनगणना होती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को इस संबंध में एक अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है, एक एक्सेप्शन के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर 5 साल बाद जनगणना का आयोजन किया जाता है। तो ये तो जनगणना के आयोजन की बात हुई। इसके अलावा यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि क्योंकि हमने बात की कि भारत में हर 10 साल बाद जनगणना का आयोजन होता है, तो इस बार 2021 में जनगणना का आयोजन किया जाना था। लेकिन क्योंकि उस समय भारत में कोविड-19 महामारी थी, तो उस समय योजना के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सका था। तो ये जनगणना के बारे में कुछ बुनियादी बातें हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जनगणना का आयोजन भारत में क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पर बात करते हैं। तो इस पूरे विषय को समझने से पहले हमारे लिए ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर जनगणना की प्रक्रिया क्या होती है। तो उस प्रक्रिया को एक मोटे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत में जो जनगणना का आयोजन किया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया के मुख्यतः 2 चरण मौजूद हैं, यानी कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में मुख्य तौर पर हमारे देश में कितनी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, कितने मकान मौजूद हैं, उन मकानों की गिनती की जाती है, उनकी कैलकुलेशन की जाती है। और दूसरे स्टेप के दौरान उन मकानों में जो लोग रहते हैं, यानी कि आबादी की गणना की जाती है, कितनी जनसंख्या हमारे देश में मौजूद है, वास्तविक जनसंख्या क्या है हमारे देश में। अब यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया में जो पहला चरण है, वो पहला चरण मुख्य तौर पर जो जनगणना की प्रक्रिया है, उसके शुरू होने से 1 साल पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये जो है एक प्री सेंसस प्रोसेस के तौर पर इसे देखा जा सकता है, यानी कि ये सेंसस शुरू होने से पहले शुरू होता है और ये लगभग 1 साल की प्रक्रिया है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है, वो थोड़ा लंबा होता है और इसकी शुरुआत हर दशक के पहले वर्ष में, यानी कि इस बार 2021 जो था, उसके फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में किया जाना था। लेकिन उस समय क्योंकि भारत में कोविड-19 महामारी थी, तो उस समय इसे रोक दिया गया था। इसके अलावा इसमें कई अन्य चरण भी शामिल होते हैं, कई दूसरे स्टेप भी शामिल होते हैं। कई बार रीएडजस्टमेंट करने के लिए दोबारा लोगों को ग्राउंड पर जाना पड़ता है। तो ऐसे में इस तमाम प्रोसेस में 3 से 4 सालों का समय लगता है और इसके बाद जब डेटा एकत्र हो जाता है, तो उस डेटा को प्रोसेस करने में भी कई साल का समय लगता है, कई वर्ष लगते हैं। क्योंकि डेटा तो हमारे पास आ गया, तो उस डेटा का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, उस डेटा के आधार पर निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा, ये जिम्मेदारी तमाम स्टैटिस्टिशियंस को दी जाती है, सांख्यिकविदों की दी जाती है। वो उस डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ी है, घटी है, हमारी देश की मृत्यु दर क्या रही है, इन तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है और इसमें बहुत सारे वर्षों का समय लगता है। तो ज़ाहिर तौर पर सरकार को जो प्रक्रिया है, वो बहुत जल्दी शुरू करने की ज़रूरत होती है। लेकिन 2021 में शुरू होना था और कोविड-19 महामारी के बाद इसे टाल दिया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब इस पूरी प्रक्रिया को टाले हुए 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और अब भारत में कोविड-19 महामारी भी लगभग समाप्त हो गई है। तो ऐसे में सरकार इस पूरी प्रक्रिया को शुरू क्यों नहीं कर रही है? और सरकार ने इस संबंध में कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं बताया है, कोई वैलिड कारण सरकार की ओर से अभी तक पेश नहीं किया गया है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसी पूरी अवधि के दौरान
कई देशों ने अपने देश में जनगणना का आयोजन कर भी लिया है। जैसे अमेरिका ने कर लिया, यूनाइटेड किंगडम ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, तो ऐसे में भारत क्यों नहीं कर सकता? और इस पूरे पॉइंट के काउंटर में एक तर्क ये दिया जाता है कि ये जो देश हैं, इन देशों की जो जनगणना का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन भारत में जनगणना की प्रक्रिया में तकरीबन 140 करोड़ लोग हिस्सा लेने वाले हैं, जिसके लिए 33 लाख लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 33 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में भारत की जो जनगणना की प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, और हमें भारत की जनगणना की जो तुलना है वो ऑस्ट्रेलिया जैसे यूनाइटेड किंगडम जैसे छोटे देशों से नहीं करनी चाहिए। और इसी वजह से अभी तक भारत सरकार द्वारा इस प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है। हो सकता है कि भारत सरकार इस संबंध में जो प्री प्लानिंग है उस प्लानिंग पर ध्यान दे रही हो, ताकि आगे चलकर प्रक्रिया को और ज़्यादा बेहतर ढंग से शुरू किया जा सके। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी देश में जनगणना का आयोजन नहीं किया जाता है तो उसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यदि किसी देश में, हमने पहले ही बात की कि हमारे देश में भारतीय संविधान में कहीं भी जनगणना की कानूनी आवश्यकता की बात नहीं की गई है। कानूनी तौर पर जनगणना को अनिवार्य तौर पर आयोजित करने की बात कहीं भी नहीं की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी उपयोगिता को देखते हुए 1881 से लगातार इसके बाद भारत में जनगणना का आयोजन किया जाता रहा है। तो ऐसे में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। उपयोगिता क्या है उसकी बात करें तो जब भारत में जनगणना आयोजित होती है तो इसके माध्यम से भारत सरकार को प्राथमिक यानी प्राइमरी और प्रमाणिक यानी कि क्रेडिबल डेटा प्राप्त होता है, और इसी क्रेडिबल डेटा के आधार पर भारत में नियोजन की प्रक्रिया होती है, भारत में प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा प्रशासनिक आधार पर भी इसका उपयोग किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी ये जो डेटा प्राप्त होता है उस डेटा का उपयोग किया जाता है। हमें जिला स्तर पर ये पता होता है कि उस जिले की जो डेमोग्राफी है वो क्या है, जिले में युवाओं की संख्या कितनी है, जिले में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी जो हमारा सेंसस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो तमाम आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, जो तमाम इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं कि किस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जाने हैं, किस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो जो निर्णय हैं वो भी सेंसस के डेटा के आधार पर लिए जाते हैं। इसके अलावा सेंसस के डेटा के आधार पर जो अर्थशास्त्री हैं वो सामाजिक, आर्थिक और अन्य जो संकेतक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स डिसाइड करते हैं। इसके अलावा नीतियों का निर्माण किया जाता है और इसी आधार पर, इसी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट है वो सुनिश्चित होता है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है क्योंकि हमारे पास भारत में जो क्रेडिबल डेटा मौजूद है वो तकरीबन 12 साल पुराना है, 2011 का डेटा है, जिसकी वजह से हमारे देश में जो सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स प्रभावित हो रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे देश का जो विकासात्मक पहलू है, जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है, उस पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जब हम पुराने डेटा के आधार पर नीतियों का निर्माण करेंगे तो हम पुरानी नीतियां बनाएंगे, और पुरानी नीतियां नई परिस्थितियों में बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होंगी। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम नई डेटा के आधार पर नई नीतियां बनाएं जो कि नई परिस्थितियों के अनुसार कारगर साबित हो सकें। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारतीय जनगणना अधिनियम के मुताबिक सरकार के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना का आयोजन करना अनिवार्य है। हमारा दूसरा विकल्प है कि भारतीय संसद द्वारा जनगणना के लिए कोई विशेष कानून पारित नहीं किया गया है। ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।